नमस्कार। आप सभी अभिभावकों को श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मुझ संतोष का प्रणाम। बहुत पहले शायद आपने भी पढ़ा होगा कि एक वाक्य है कि देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री और जीवन में दोस्त का होना साधारण नहीं होता। ये सभी असाधारण हैं, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होती है। ये चाहें तो बना दें और चाहें तो मिटा दें। आप सोच रहे होंगे अब हम यहाँ पर ना तो देश की, क्योंकि आप सभी अभिभावक हैं, आप माता हैं, पिता हैं और संरक्षक हैं, दादी के रूप में, नानी के रूप में, ताऊ के रूप में, चाचा के रूप में, किसी प्रकार से भी आप एक बच्चे का संरक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देश की बात नहीं करूँगी, समाज की बात नहीं करूँगी, पर केवल परिवार की बात करूँगी कि क्योंकि परिवार परिवार संतान के जीवन की प्रथम पाठशाला है। एक हर बच्चे की प्रथम पाठशाला, बालक की जो प्रथम पाठशाला है, वो परिवार कहलाता है। इसलिए आप दोनों का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि माता-पिता का, सभी संरक्षक का एक संतान को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। आपका दायित्व एक समाज को बनाने वाला है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं आपसे कि कहीं आप अपने बच्चों का पोषण अपने नज़रिए से तो नहीं कर रहे। कारण कि हर बच्चा जो है एक आप ही माता-पिता ऐसे हैं जो आप अपने संतान के अंदर, अपने बालक के अंदर एक उज्जवल भविष्य की सोच को निर्धारित कर सकते हैं, उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। कैसे? अब कई बार क्या होता है, हमारा पालन-पोषण बिल्कुल अलग ढंग से हुआ। आप सोचिए, मैंने तो 5 पीढ़ियाँ देख ली होंगी, क्योंकि मैंने अपनी दादी को भी देखा, अपनी माता को भी देखा, अपने खुद को भी देखा, उसके बाद अपने बच्चों को भी देखा और अब मैं छोटे-छोटे से ग्रैंड-डॉटर्स को भी देख रही हूँ। तो 5 पीढ़ियों के एक विकास को मैं देखती चली आई। तो हमेशा जीवन स्तर में अंतर आया। तो जब हमारी विकास की गति हमेशा परिवर्तित होती रहती है, गतिशीलता लेती रहती है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं होता कि हम प्राचीन पद्धतियों में से अच्छी-अच्छी बातें लेते हुए, बुरी पद्धतियों को छोड़ते हुए, उसके माध्यम से इस उसके माध्यम से अपने बच्चों का की पेरेंटिंग करें। अपने बच्चों की पेरेंटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम उस पेरेंटिंग को भली-भाँति करेंगे, विकास की दशा को देखकर, आधुनिकता को देखकर करेंगे, तभी हम सफल हो पाएँगे। कहीं हम ये तो नहीं सोचते, अरे! हम भी तो ऐसे पले थे, हम क्या बुरे पल गए? हम भी। पर सोचिए कि आज की परिस्थिति क्या है? तो आज मैं आपसे केवल इसी विषय पर बात कर रही हूँ। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे, मैं क्यों इस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाऊँ? जितना ज़्यादा पढ़ जाएगा, जितना सीख जाएगा, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा ही छिन जाएगा। ये तो रफू-चक्कर हो जाएगा और इधर-उधर चले जाएगा, मुझे तो पूछेगा भी नहीं। ये तो इतना व्यस्त हो जाएगा, हम बूढ़े-बुढ़िया तो ऐसे रह जाएँगे। कभी इस तरह की बातें आप मत सोचिए। अपने मन में इतने स्वार्थी मत बन जाइए, इतना स्वार्थ से प्रेरित मत बनिए, क्योंकि बच्चा जैसे चिड़िया घोंसला है, घोंसले में चिड़िया अपने अंडे को सिलते हैं और जब बच्चों के पंख निकल जाते हैं तो उन्हें उड़ा देते हैं, फिर उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। जब एक पक्षी भी अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं रखता, तो फिर आप तो इंसान हैं, आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, आप तो एक विकसित बुद्धि के स्वामी हैं। तो आप इस तरह की बातें क्यों सोचते हैं? आप अपने बच्चे को पंखों में उड़ान दीजिए, उनकी योग्यता का विस्तार दीजिए और क्या कहते हैं, ये योग्यता का विस्तार स्वयं को उन पर थोप कर नहीं, बल्कि स्वयं को उनसे जोड़ करके दीजिए। यही बात आज फिर से मैं आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि ये बात मुझे क्यों समझ में आई? क्योंकि बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। शुरू-शुरू में तो वो आपके नज़रिए से ही जीवन यापन अपना बचपन करते हैं।
जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया कि जो हमारी शैशवावस्था है, वो बिल्कुल माँ-बाप पर निर्धारित होती है। माँ-बाप समझाते हैं, जैसा वो करेंगे बच्चा वैसे ही देख-देख कर सीखता है। फिर शैशवावस्था में अब वो अपने संगी साथियों में चला जाता है। फिर जैसे-जैसे विकास होता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसकी अपनी बुद्धि भी विकसित होने लगती है। वो आपके साथ कभी न कभी एक विचारों में वैमनस्य भी उसके पैदा हो जाता है। तो आप परेशान भी हो जाते हैं कि अरे! इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिए, तो आप उसके प्रति एक सार्थक योगदान दीजिए, यानी अर्थपूर्ण योगदान आपका उसका होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व में परिपूर्णता की भावना लाइए, ध्यान दीजिए हमेशा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, माँ भावना का प्रतीक होती है। माँ बच्चों को भावना से, दुलार से, लाड-प्यार से सिंचित करती है और बाप विवेक से संचित करता है। ये तो एक प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ने उसको इस तरह से बनाया है कि तभी तो एक परिवार जुड़ता है कि माँ भावना का प्रतीक और पिता विवेक का प्रतीक। जब विवेक और भावना में सामंजस्य होता है, तो ही एक अच्छा-सा परिवार बन पाता है, एक सार्थक संतान एक उज्जवल भविष्य की ओर जा पाती है। सार्थक संतान कैसे? क्योंकि आपने उसको अर्थ दिया, आपने उसको को अच्छी तरह से समझाया और अब आप कई बार कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता था। हमारे तो हम तो उसी तरह से पालेंगे। हमारे तो मम्मी-पापा ऐसे करते थे, हमें ऐसे करते थे या मेरा तो दिमाग ऐसा कहता है सबको बच्चों को डाँट के रखो या खूब लाड-प्यार करके रखो, हैं? या बच्चे को पढ़ने के लिए डाँटो। तो हमेशा ध्यान रखिए जब हमारे शरीर इसकी पाँचों उँगलियाँ ही बराबर नहीं होती, तो फिर हमारी संतान एक समान कैसे हो जाएगी? वो बुद्धि में भी तन, मन सबसे भिन्न है, उसकी प्रतिभाएँ भिन्न हैं, तो हमें उसके माध्यम से उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे कि तर्जनी का काम कुछ है, मध्यमा का कुछ है, कनिष्ठ आपकी अंगुली का ये जो रिंग फिंगर है इसका काम कुछ है, आपकी कनिष्ठिका का कुछ है और थंब का कुछ और है, परंतु सब मिलकर एक मुट्ठी बन जाती है और मुट्ठी बन करके एक परिवार को संगठित करती है। तो आपका व्यवहार बच्चों के प्रति उसी प्रकार का होना चाहिए, तभी तो एक भले प्रकार से सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। आपको जब सामंजस्य करना है, तो आपको अपने बच्चे पर ध्यान भी देना पड़ेगा, उनके नज़रिए से कि ध्यान रखिए, बालक हमारा केंद्र बिंदु है। हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो उसके अंतर्हित उसके अंदर जो अंतर्हित बीज है, उसके जो गुणों का है, उसका प्रस्फुटन करना ही आपका काम है। ना कि आपको उसमें से उसके बीजों के गुणों को निकाल-निकाल के दूसरे बीजों का, दूसरे गुणों का प्रवेश करना है। आपके को चाहिए कि उसके अंतर्हित जो प्रतिभा है, उसका प्रस्फुटन आप भले प्रकार करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप के अंदर उसके अनुकूल वातावरण जो है उसके अनुकूल तदनुकूल दें, ना कि अपने अनुकूल करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बच्चे का पालन-पोषण अपने नज़रिए से तो नहीं कर रहे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा, मेरे बच्चे के अंदर कौन-कौन सी प्रतिभाएँ हैं, वो किस तरह की चीज़ों को गतिविधियों को चाहता है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। उसको पहचानने की होनी चाहिए, उसको विकसित करने की होनी चाहिए। उस आपका तरीका पॉजिटिव हो। विकास की गति हर क्षेत्र में तो होती है, हर क्षेत्र में आप अब आज किचन देख लीजिए। एक टाइम था कि आप पुराने हमारी दादी-नानी के समय में जाइए, कोई सोच ही नहीं सकता था बटन घुमाएँगे और आपके क्या कहते हैं वो गैस जल जाएगी और आप उस पर कुकर पर रखकर खाना बना लेंगे। अब तो उससे भी ज़्यादा एक और भी मॉडर्न चीज़ें आने लगी, विकसित वस्तुएँ आने लगी। तो एक समय था कि चूल्हे की लकड़ी पर खाना बनता था, उसको लेकर के लकड़ी को बीन कर जाता था। जब यहाँ पर ये एक आपकी रसोई में ही, आपके घर के और कामों में ही बाथरूम में, रसोई में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में एक गतिशीलता आ गई, वैज्ञानिकता आ गई, तो फिर आप पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप कैसे हर पीढ़ी में एक अंतर तो होता ही है, अंतर तो हमेशा होता है कि आपकी सोच से आपके बच्चे की सोच भिन्न तो होगी और समझदारी ये इस बात की है कि आप अपने बच्चे को
किस प्रकार का वातावरण दें जिससे वो पुष्पित, पल्लवित और फलीभूत हो सके। तो अभिभावकत्व का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा वातावरण दें, उसको ऊपर थोपे नहीं, बल्कि उसको हम अपने से जोड़ने का प्रयास करें। तो यही हम आज बात कर रहे हैं आपसे कि जो है हम उनको शिक्षा दें। शिक्षा में हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा हमारी क्वांटिटी वाली नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे के पास ढेर सारी डिग्रियाँ हैं। जी, इसने तो ये भी करा, इसने तो ये भी करा, इसने तो ये भी करा है। देखिए, देखिए इसके सर्टिफ़िकेट, इसके ये सर्टिफ़िकेट देखिए। पर बच्चे से अगर करने बैठो तो वो सब में तो पारंगत हो ही नहीं सकता। तो हमें बच्चे की क्वांटिटी पर नहीं, हमें उसकी गुणवत्ता पर यानी क्वालिटी पर ध्यान देना है। हमें उसके क्योंकि शिक्षा सफलता का स्पर्श है। जो हम शिक्षा दे रहे हैं, वो किस प्रकार से सफलता का मतलब भी मैं दूसरे अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी कि सफलता का क्या मापदंड आपके जीवन में है। आप अपने बच्चे के माध्यम से उसकी सफलता क्या चाहते हैं? तो उसकी गुणवत्ता पर आप ध्यान दीजिए, ना कि आप अपने नज़रिए से कि ये तो पढ़ नहीं रहा बैठकर, ये तो कभी कुछ नहीं करता। अगर हम इस प्रकार की भावना रखते हैं, तो हमारी पेरेंटिंग व्यर्थ है। हमें बच्चे को केंद्र बिंदु में रखकर, बच्चे को ध्यान में रखकर ही उसकी पेरेंटिंग करनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे के अंदर सामाजिक चेतना का विकास पूरी तरह से नहीं कर पाते पर और करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी पुरानी बातों को, कई बातों को जो कि आप सोचेंगे आपकी पेरेंटिंग में कई बार कई गलतियाँ हुई हैं? आप आज सोचते हैं, परंतु वो आपके दिमाग में ऐसी बैठ गई हैं कि आप उसके अनुरूप ही आचरण करने लगते हैं। तो मैं बस आज आपसे यही बात करने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों के सामने प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। पहले क्या होता था कि एक बच्चे को सशक्त बनाया जाता था और बहुत शरीर से पुष्ट बनाते थे और माँ-बाप कहते थे मार इसे, ऐसा कर, इसको मार, इसको इस तरह से कर, हैं? तो वो शरीर का उसका विकास इसलिए होता था कि ये वायलेंट बन जाए, हिंसक हो जाए, ना कि उसके अंदर प्रेम का वो हो, प्रेम का हो। अब बच्चा जो है रोता हुआ अगर आता था घर में, तो माँ-बाप कहते थे, "अच्छा, पिट कर आ गया? हैं? पीट के नहीं आया?" और उसके 2-4 चाँटे लगाते थे। अब आपने सोचा मेरे माँ-बाप भी तो ऐसे करते थे, हम भी तो ऐसे ही पले हैं, मैं भी अपने बच्चे को करता हूँ कि तू जो है पीट के क्यों आया? हैं? पीट के क्यों नहीं आया? अब आपने क्या सिखा दिया? आपने अपने बच्चे के पालन-पोषण में वायलेंस भर दिया, उसको हिंसक बनाने की कोशिश कर दी और उसको घरों में भी इस तरह का पहले वातावरण होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सशक्त होता था वो अपनी सारी चीज़ें छीन लेता था, अपने भाई-बहनों पर भी रौब डालकर रखता था। तो बच्चा अपने शरीर को पुष्ट करने में, सुगठित करने में लगा रहता था कि किस तरह से मैं सब पर रौब गाड़ सकूँ। परंतु आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे को हिंसक बनाने के लिए प्रेरित ना करें, उसको वायलेंस ना हो, उसके अंदर उसको समझाइए कि वो वायलेंट ना हो, का समाज के समाज का समाज के अनुभवों से लेकर के, समाज के जो अच्छे लोगों से लेकर के, अच्छे लोगों की बातें बता कर के जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, वो कैसे-कैसे आगे बढ़े, विनम्रता से विनम्रता से, शांति से, हर बात को सोच समझ कर कार्य करने से बने, उन सारी बातों को आप बच्चों से बाँटिए और उनको साथ-साथ बताइए कि अपनी टाँगों का इस्तेमाल आगे बढ़ाने के लिए करिए, ना कि दूसरों को मारने के लिए अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपकी टाँगें अगर वो सुगठित हैं, स्वस्थ हैं, तो उसको आप किसी को मारने के लिए प्रेरित मत करिए, उसको टाँगें अड़ाने के लिए नहीं करिए, बल्कि खुद आगे बढ़िए। तो ये बात अगर हम समझाएँगे, तो बच्चे को ध्यान आएगा। अगर बच्चा किसी को पीट कर आया है, तो आप उसको पनिशमेंट ज़रूर दीजिए। पनिशमेंट के भी कई तरीके होते हैं, उसको मैं फिर बताऊँगी, पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए विस्तार नहीं दे रही हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक
सफल नागरिक बने तो उसके अंदर मानवीय गुणों का संचार करिए और ये भी समझाइए कि बेटा बड़ा वही होता है जो छोटों की पीड़ा समझता है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उसके सामने आता है तो उसका उसको की सहायता करने से ही आप बड़े बनते हो, ना कि किसी को पीड़ित करने में, किसी को परेशान करने में आप बड़े बनते हो। तो ये आपका जो नज़रिया है, आप मैं नहीं कहती, आप सभी बहुत अच्छे अभिभावक हैं, आप ऐसा नहीं करते होंगे। परंतु मैं उस समय की परिस्थितियाँ बता रही हूँ कि जब ऐसा होता था। जब ऐसा होता था उन परिस्थितियों को हमें नकारना होगा, उस वातावरण को नकारना होगा, तभी हम एक अच्छे पेरेंट बन पाएँगे। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है, आप घरों में देखते होंगे, ये आप भुक्तभोगी भी होंगे कि आप के सामने आपके माता-पिता कई बार डबल मीनिंग बातें कर जाते हैं। तो उससे बहुत बड़ी परेशानी होती है। डबल मीनिंग कैसे? जैसे व्यंग्यात्मक बातें। बच्चे ने कहा आप सब बैठे हुए हैं, आप सभी किसी विषय में वार्ता कर रहे हैं और आपकी चर्चा परिचर्चा चल रही है। उसमें एकदम बच्चे ने कहा, "पापा, पापा मेरे को दिमाग में एक बात आई है। मम्मी ये बात अगर हम ऐसे करें।" तो आपने कहा, "ओहो! आप तो बड़े होशियार बन रहे हैं। आपके बराबर तो कोई नहीं। अब आगे तो आप ही देखेंगे, हमारी सबकी तो आवश्यकता ही क्या है?" अब बच्चा तो हतप्रभ। वो तो सोच रहा है कि मैं एक परिवार में एक उन्नति की दिशा दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरा एक बड़ा अच्छा-सा एक दिशा प्रदान करने वाला योगदान होगा, परंतु यहाँ तो मेरे पापा-मम्मी ने मुझे ऊपर से ऐसे कह दिया। अब वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसे ही कई बार क्या है कि डबल मीनिंग वाली बातें करती हैं, बहुत अश्लील बातें कर जाते हैं। बच्चा उस समय तो उस अवस्था में नहीं होता, परंतु वो समझ ही नहीं पाता और आप उसमें हँसते रहते हैं और वो बच्चा कहता है कि ये सब हो क्या रहा है? क्या किस तरह की बातें मेरे सामने करी जा रही हैं? तो आप वो कई बार वो फ़नी-फ़नी बातें करे जाते हैं, तब भी बच्चा है, उसका प्रभाव क्या होता है कि वो कभी भी आपको सही ढंग से लेगा ही नहीं। क्योंकि आपकी बात उसके समझ से परे थी, तो कहते मेरे पापा को तो ऐसे कहने की आदत है, मेरी मम्मी को तो हर समय बड़बड़ाने की और कुछ भी बोलने की बात है, कोई समझदारी की बात ही नहीं है, तो वो आपको सही ढंग से कभी लेगा ही नहीं। आप उसके दिल में कभी अंदर तक आएँगे ही नहीं और साथ ही ना आपकी वो कभी रिस्पेक्ट करेगा, ना ही उसके अंदर आपने अगर आप चाहते थे कि उसके अंदर तार्किक कौशल भरे, कि तर्कपूर्ण ढंग से वो कुशलता उसके अंदर होगा, वो आपने छीन ली उसके साथ डबल मीनिंग बातें करके। तो आपको उसके अंदर कुशलता समाप्त करने वाले आप उसके एक अपराधी बन गए और साथ-साथ विज्ञान ग्राह्यता की क्षमता खत्म हो गई। उसके अंदर जो है वैज्ञानिक ढंग से तर्कपूर्ण ढंग से बात को समझने की चेष्टा उसने वो करना चाहता था, नहीं किए। तो प्लीज़ आप कभी भी बच्चे घर में डबल मीनिंग बात मत करिए, हमेशा स्पष्ट बात करिए। जैसा होता है वैसी स्पष्ट बातें आप उसके सामने समझाइए। अगर बच्चा कुछ भी जिज्ञासा कर रहा है, समझना चाहता है, तो आप स्पष्ट तौर पर उसको बताइए और ये भी बताइए कि यहाँ पर ये परिस्थिति इस प्रकार की है, तो इसलिए ऐसा होगा। न अगर हम उस सबको समझा देंगे, तो उसका आत्मविश्वास कभी भी नहीं डगमगाएगा। जब भी वो कोई निर्णय लेना चाहेगा, निर्णय के क्षण में रहेगा, बुद्धि के अनुरूप कुछ सोचना चाहेगा, तो आपका जो डबल मीनिंग वाला व्यंग्यात्मक चेहरा उसको याद आएगा और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। तो इसलिए आप अपने घर में कभी भी इस तरह का वातावरण नहीं बनाइए। ठीक है, आपके साथ हुआ, आपके साथ किसी ने मज़ाक में किसी रिश्तेदार ने किया। अभी कोई मैं कहानी एक मोहन राकेश की कहानी पढ़ रही थी, तो वो अपने बच्चा अपने पापा से कहता है, "पापा मैं अब्दुल काका के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मुझे देख-देख कर हँसते हैं और बिना अजीब से तो मैं उनके पास नहीं जाना चाहता।" तो उसके पापा ने कहा, ठीक है, नहीं आप मत जाइए।" तो ये तो बहुत समय पहले की कहानी है, तब ऐसा होता था, पर आप अपने घर में उस तरह का वातावरण दें, तो ये तो आपकी मूर्खता है। आपका की पेरेंटिंग हर तरह से असफल हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम जो है हार-जीत की किस तरह से हम सफल हो सकते हैं, इसके बाद में आपको बच्चे के लिए बच्चा किस प्रकार से अपना सफलता का अनुभव करेगा, इस बात को भी मैं आगे बताऊँगी। अब कई जगह क्या होता है कि बच्चा
प्राचीन काल में क्या होता था, खेती है तो हम लोग भारत तो कृषि प्रधान देश रहा है। तो वहाँ पर हमारे बड़े-बूढ़े लोग बताते थे कि जब घरों में खेत होते थे, खेत की मेड़ जहाँ पर होती थी, तो क्या होता था, लोग क्या करते थे, धीरे-धीरे खुरपी से मेड़ को अपने इधर खिसकाते जाते थे। यानी बराबर वाले का 1-1 इंच, 2-2 इंच जगह अपनी तरफ करते चले जाते थे। तो ये क्या हुआ कि आपने जानबूझकर किसी की चीज़ को अपनी तरफ खींच लिया। अब वो धीरे-धीरे वो बातें पनपती रहीं। दादी-नानी का बच्चे के प्रति मोह है। बच्चा जो है कहीं से कोई वस्तु उठा लाया, तो कहे, "अरे! तुझे बहुत पसंद थी, रहने दे, रहने दे।" अब माँ डाँट रही है, पर दादी कह रही है, रहने दे, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। नानी ने भी कहा, "चल।" तो क्या हुआ, आपने उस नज़रिए को एक्सेप्ट कर लिया, उस दृष्टिकोण को एक्सेप्ट कर लिया। अब वही दृष्टिकोण आपके अंदर आ गया। अब धीरे-धीरे तो बच्चा बहुत बड़ा चोर बन गया। जब वो किसी की अच्छी-अच्छी वस्तुएँ उठा कर ले आया, चाहिए आपको क्या था? जैसे ही बच्चे ने रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को उठाया और देखा, मम्मी कितनी अच्छी चीज़ है, ये आज मुझे मिली है, या ये चीज़ मिली कि ये तो मैं रखूँगा। तो आपने एकदम उसको कहा, बेटा ये कहाँ से मिली? नहीं, पहले आपको चारों तरफ देखना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है, इसको अलग रख दो, जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको देंगे। और आपने कोशिश की कि विद्यालय में दे दी, अगर विद्यालय के पास है, पड़ोस में है, तो बच्चे के माध्यम से ही पूछवाई कि ये चीज़ आपकी कहीं है, या जहाँ से उसको चीज़ मिली आप बच्चे को लेकर गईं और अड़ोस-पड़ोस के वहाँ के दुकानदारों वगैरह से कि आपकी कोई नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पूछता हुआ आए तो आप उसको दे दीजिएगा। तो क्या हुआ, आपने बच्चे के अंदर एक मौलिक गुणों का विकास कर दिया। आपने उसके मूल में एक सच्चरित्रता, सफलता का भावना भर दी। तो वो एक सफल प्राणी हुआ। तो उसने कुछ बताया होगा, तो रस भरी जो है उन्होंने ली नहीं और आगे बढ़ गए। अब मेरे को अंदर से लगा, रस भरी खाने की मेरे को बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने कुछ नहीं उठाई और अपनी जेब में क्या है, उस नज़रिए को समाप्त करके एक नया नज़रिया लेकर आए और आपने अपने बच्चे का की इतनी सुंदर पेरेंटिंग कर दी कि सब उसको देखते रहे। क्योंकि आपने केवल अपने बच्चे को की प्रतिभा को पहचाना और आपने अपने बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण दिया जिसमें ना ईर्ष्या थी, ना द्वेष था, ना क्रोध था, ना हिंसा थी। इस तरह से आपने अपने बच्चे को बहुत एक स्वस्थ वातावरण देकर एक अच्छी-सी उपलब्धियाँ दे कर के, मतलब एक व्यक्तित्व के एक मानसिक उपलब्धियाँ दे कर के आपने उसको विकसित कर दिया। अभी एक और मेरे को जो कहते हुए भी हिचक लगती है, कई बार घर-घर में कई बहुत ही वाहियात बातें होती हैं। बच्चा बहुत छोटा-सा है, ना उसकी उम्र का लिहाज़ किया जा रहा, ना उसकी अवस्था का, ना उसके बात का लिहाज़ किया जा रहा। क्या है, कोई सुंदर सी आंटी घर में आई हैं, उसके पापा या मम्मी हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं, वो बातें कर रही हैं, तो बच्चा शर्मा रहा है उसको देख कर के। कि ये मेरा देखा हुआ केस है, जिसको मैं आपके सामने बातें कर रही हूँ, तो उसमें पापा या मम्मी बड़े हँस के कह रहे हैं, "अरे! तू क्यों शर्मा रहा है इनसे? इनसे शादी करेगा? आंटी से शादी करेगा?" अरे! आप बात क्या कर रहे हैं? आपने बच्चे की ना अवस्था देखी, ना समाज की नियम देखे, आपने क्या कचरा भर दिया बच्चे के मन में। आप किस तरह की कचरी बातें। और कई बार बच्चा कहता है तुतलाते हुए, मैं तो इतने ही थाली तलूँगा। और जो है माँ-बाप ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं, घर के परिवार के सदस्य हँस रहे हैं। अरे आप किस तरह की बातें, आप घर के अंदर कैसी वातावरण पैदा कर रहे हैं? तो आप जो है मज़ाक में भी कभी वाहियात बातें मत करें। हमेशा अपने बच्चे को अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करें, उनके साथ ही बात करें जो कि एक स्वस्थ वातावरण दे सकें। और कभी भी गलती से भी अनर्गल बातें बच्चे के मुँह से भी निकली तो आप हँसे नहीं। उसको बढ़ावा ना दें। अगर आप उसको बढ़ावा देते हैं तो आप एक व्यक्तित्व को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा बच्चे की अवस्था के अनुरूप ही उससे वार्तालाप करें। और क्योंकि बालक को हमारे केंद्र में है, हमें उसको सुरक्षित रखना है। आप देखिए ना, एक
जो मोती को भी एक वो सुरक्षा के रूप में रखता है। हर चीज़ को एक जो मूल्यवान वस्तु होती है उसको एक कवच में रखा जाता है। तो वो जो सुरक्षा है वो आप अपने बच्चे को प्रदान करें। इस तरह के गंदे वातावरण को आप नहीं रखें। जो भी बहुमूल्य वस्तु है वो हमेशा आपको सुरक्षित स्थान पर मिलती है। तो फिर आपके बच्चे से ज़्यादा मूल्यवान वस्तु क्या है? वस्तु क्या है यानी मूल्यवान आपके लिए क्या है? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। और कई बार घरों में पता है क्या कह दिया जाता है? पहले तो बहुत ही कहा जाता था, अब तो शायद मैं नहीं सुनती इतना कि बच्चे से कह रहे हैं, "अरे जा, जा तू हमारे घर का बच्चा थोड़ी है, तुझे तो कचरे से उठाकर लाए थे या तुझे तो अस्पताल में ही बदल दिया गया था।" अब आप सोचो, उस समय तो पता नहीं बच्चे सोचते थे कि नहीं सोचते थे, पर उस किसी को पता लग जाए कि जो है मैं इस परिवार का सदस्य ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं और से आया हूँ, मेरा तो यहाँ से कोई रक्त संबंध है ही नहीं, उस बच्चे पर क्या गुज़रेगी, हैं? आप इस तरह की गंदी-गंदी बातें अगर वो कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसका मन बहुत ही संवेदनशील होता है बच्चे का, तन भी अब मन क्या कहते हैं ना, जैसा मन होगा वैसा ही श उसका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर बच्चे के मन को आप कुंठित कर रहे हैं, तो आपने उसके पूरे व्यक्तित्व को कुंठित कर दिया। तो भूल करके भी आप उस नज़रिए से अपने बच्चे को मत करिए, मज़ाक में भी आप उससे मत करिए क्योंकि वो हीन भावना से युक्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा तो वो कोई भी कार्य अपना ढंग से नहीं करेंगे। उसके अंदर एक विकासशील सोच करिए जो कि कैसी सोच हो? जो कि भय से मुक्त हो, अंधविश्वासों से मुक्त हो और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो और गतिशील और ऊर्जादायक बात हो, जिससे कि आपका बच्चा आगे चलता चला जाए। आप अपने नज़रिए को आपको बदलना पड़ेगा। आप कहीं प जो बातें आपने सुनी, आप सोचते हैं कि ऐसी पेरेंटिंग होती है, उस पेरेंटिंग को चेंज करिए क्योंकि आप विकसित बुद्धि के व्यक्ति हैं। आप एक जीवी प्राणी हैं। तो जो गलतियाँ पिछले लोगों से हुई, वो गलतियाँ आप प्लीज़ मत करिए क्योंकि आपको बच्चे के मूल व्यक्तित्व को पहचानना है। आपका उद्देश्य क्या है? संतान के व्यक्तित्व की परिपूर्णता। आप संतान के व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए कि हमेशा देखें कि आपका बच्चा कहीं पर समय गुज़ार रहा है या उसका समय गुज़र रहा है। कई बार बच्चा बैठा हुआ मैकेनिक कल वर्क कर रहा है, पता ही नहीं सुबह से शाम तक है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, बस लगा हुआ है कि इसको तो मुझे इस तरह से बना देना है। या कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, उसको पता ही नहीं कि मुझे कुछ खाना है। यानी उसका समय गुज़र रहा है, ना कि वो समय को गुज़ार रहा है। स्कूल जाने के लिए वो तत्पर नहीं है, तो आप पूछिए कारण क्या है? कहीं न कहीं उसके साथ तो परेशानी तो नहीं है? क्योंकि पहले माँ-बाप तो ऐसा पूछते ही नहीं थे, "अरे जा, कैसे नहीं जाएगा?" उसे मार-पीट करके लेकर के जाते थे। परंतु आप बच्चे के कारण को ढूँढिए कि बच्चा विद्यालय जाना क्यों नहीं चाह रहा? यानी कि वो समय गुज़ार रहा है या उसका समय गुज़र रहा है? यानी वो समय को मस्ती से गुज़ार उसका मस्ती से समय गुज़र रहा है, वो अपनी इच्छित योग्यता से युक्त होते हुए इच्छित कार्य की पूर्ति में लगा हुआ है या उसको बुरा लग रहा है। तो जब आप उसके अंदर ये उसके अंतर प्रतिभा का प्रस्फुटन करेंगे तो वो उसको आप बहुत अच्छे लगेंगे। आपके विषय में वो सोचेगा मेरे पापा-मम्मी कितने अच्छे हैं। आप उसको जगह-जगह पर सलाहें दे रहे हैं, जगह-जगह पर सुझाव के माध्यम से आप उसको समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा कर लो। अरे आपकी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर अगर मैं इसमें से क कर सकता हूँ उससे परमिशन लेकर, ये करें तो कैसा रहे? तो वो बहुत मानेगा, अरे पापा भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो आपको उसके अंदर जो उसकी स्थित चेतना का विकास है, उसकी कॉन्शसनेस है, उसका विकास करते हुए उसको की प्रतिभा को बढ़ाना है, उसकी शिक्षा को क्वालिटी देनी है, ना कि क्वांटिटी देनी है। इसी तरह से एक शब्द आता है, एक होता है क्राइंग और एक होता है ट्राइंग। क्राइंग जो है यानी कि बच्चा चिल्ला रहा है, उसको कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, वो चिल्ला रहा है। एक बच्चा क्या कर रहा है क्योंकि उसको आ नहीं रहा तो वो क्राई कर रहा है और वो कर रहा है दूसरे बच्चे को आप सिखा रहे हैं, दूसरा बच्चा ट्राई कर रहा है। दूसरे बच्चे को आपने प्रेरित किया, क्या है क्राई करने वाले बच्चे के आपने 2 थप्पड़ लगा दिए, उसको कुछ नहीं कहा। सिर्फ
इसमें सी और टी एक-एक शब्द का अर्थ चेंज है। अगर एक ही शब्द का अंतर होते हुए देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है कि क्राइम करने वाला क्या करता है, कोलैप्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को नीचे के स्तर पर लेता चला जाता है। और दूसरा जो है ट्राइंग करने वाला क्या आता है, बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, वो क्या करता है अपने कॉन्फिडेंस को हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेता है। यानी हमारा जब हम ट्राई करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है, नीचे की श्रेणी में हमारा स्तर गिर जाता है, आत्मविश्वास का स्तर। परंतु जब हम ट्राई करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा होता चला जाता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर उसका कॉन्फिडेंस कभी डाउन ना दें, होने दें। उसके गोल से उसको लिंक कर दें। जो उसका लक्ष्य है, उसके सामने जो लक्ष्य है, उसको अगर हम लिंक कर देते हैं, तो उसके अंदर इच्छा भी पैदा कर देते हैं। इच्छा भी पैदा हो जाती है, उत्साह भी पैदा हो जाता है और उसको जागृत कर उसके अंदर जागृत करें। आप ये मत सोचिए कि हमें हमें तो हम कौन से बुरे बन गए, हम भी तो ऐसे ही पले हैं, हम उसी तरह से पलेंगे। यानी उस नज़रिए से आपको वो नज़रिया एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेना पड़ेगा। तर्कशील आधार पर आपको अपना नज़रिया अपनी संतान के प्रति बनाना पड़ेगा, क्योंकि संतान आपके लिए बहुमूल्य है। इस संसार में और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से एक चीज़ और है कि हम बहुत आलोचनाएँ करते हैं। हम जब आलोचनाएँ करते हैं तो जो है आलोचनाओं से का एक प्रसिद्ध आलोचक के विषय में आप जानते हैं आलोचक क्या होता है? हम तो ऐसे झटके से बच्चे को कह देंगे, "अच्छा तूने इस तरह से पेड़ लगा दी? तूने इस तरह से क्यों फेंका हुआ है? क्या है?" हैं? आलोचक कौन होता है? अभी मैं आपके सामने यही बात करती हूँ। एक आलोचक अगर आप रामचंद्र शुक्ल के विषय में जानते हैं कि वो प्रसिद्ध आलोचक थे, तो आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं होती। एक समीक्षक जो अच्छे भली प्रकार से समीक्षा करता है, बने सम-ईक्षा, समान रूप से इच्छा देखता है, तो वो होता है आलोचक। आलोचक क्या करता है, कभी भी एक वो बना कर के नहीं बै कोई पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं होता। कोई भी पूर्वाग्रह बनाकर नहीं बैठता, बल्कि वो क्या करता है, सबसे पहले अच्छा श्रोता होता है। वो अपनी संतान की हर बात को भली प्रकार से सुनता है। फिर उसको धैर्य रखता है। सामने वाले को यानी अपने बच्चे की बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनता है, समझता है, फिर निष्पक्ष भाव से हर परिस्थिति का, हर विचार का अवलोकन करता है और उसमें कहीं कुछ उसे जब गलत दिखाई देता है, तो वो उसका का आलोचना करता है। तब कहता है, "नहीं, नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं।" तो आलोचक वो होता है। आप आलोचक तो बन रहे हैं, आप कह रहे हैं, "मैं तो आलोचना नहीं करता।" पर आलोचना करिए, मैं नहीं कहती, पर आलोचना कैसे करिए, पहले सोचिए, समझिए, सुनिए और फिर उसके बाद परिस्थितियों का भली प्रकार से निरीक्षण कर उस बच्चे को, उस संतान को समझाइए। ये नहीं तुरंत के तुरंत आपने बिना कुछ सोचे समझे एक प्रतिक्रिया दे दी। अगर आप ऐसा कर देते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो एक आप अच्छे आलोचक नहीं, बल्कि अपने मन के गुलाम होने की निशानी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आलोचक भी बनिए और ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है ये, तो थोड़ा मैं इसको विराम देती हूँ। एक पॉइंट और रह रहा था जिसको मैं बस समझाना चाह रही थी, वो मैं आपको परसों शनिवार को बताना चाहूँगी और अब मैं इन सारी बातों को अगर आप याद रखेंगे, तो आपके जो संतान है, वो आपको जीवन पर्यंत याद रखेगी। अपने आपके द्वारा भौतिक वस्तुओं की मेटेलिज़्म चीज़ों की इकट्ठा करने के लिए याद नहीं करेगी, बल्कि जो गुणों का को आपने उसके अंदर एकत्रित कर दिया, संचित कर दिया, उनके लिए वो आपको याद करेगी। तो इसके साथ-साथ ही मैं आपसे विराम करती हूँ, अपनी वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ और आपका पुनः-पुनः आभार करती हूँ कि आपने इतनी देर मुझको सुना और इसके साथ अब हम आपसे मिलते हैं शनिवार को। तो शनिवार को इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बातें करते हैं। धन्यवाद।